हेलो बच्चों, अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में देखा था और हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे कैलोरीमेट्री यानी कि कैलोरीमिति। आज की क्लास तक यानी कि अभी तक की क्लास में हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आज की क्लास में हम लोग 2-3 पॉइंट्स देखेंगे, जिससे सबसे पहले कि लेटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट के हेल्प से कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, और क्या होता है कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल, और क्या होती है कैलोरीमीटर, और देखेंगे कि फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा मेन उद्देश्य है दो चीजें। सबसे पहले स्टेट चेंज यानी फेज चेंज कैसे होता है, स्टेट चेंज कैसे होता है, अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने पर क्या क्या चीजें होती हैं, और उसमें हीट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसको हम कह सकते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन को इंग्लिश में कह सकते हैं स्टेट चेंज या फेज चेंज। स्टेट चेंज या फेज चेंज। अब देखिए, स्टेट चेंज आप शुरू से देख रहे हैं। मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेकर के चल सकता हूं बर्फ का, पानी का, जो क्योंकि बर्फ जो है वो बर्फ सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस में। बर्फ पिघलता है तो द्रव बनता है यानी कि जल बनता है, और बर्फ जब पिघल के जल बनता है और जल को जब वाष्पित करते हैं तो भाप बनता है यानी कि गैसियस स्टेट में। तो कोई भी चीज की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस यानी सॉलिड, सॉलिड से द्रव, और द्रव से गैस, यानी कि हिंदी में लिखें तो गैस। यानी किसी भी चीज के फॉर एनीथिंग देयर एग्जिस्ट थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी चीज तीन ही अवस्था में होती है आमतौर पे। ठोस से यानी किसी चीज का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कहलाता है मेल्टिंग। किसी भी चीज का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, मेल्टिंग। किसी भी चीज का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में यानी द्रव से गैस में कन्वर्जन कहलाता है बॉइलिंग। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को दो प्रोसेस के नाम से जान सकते हैं। एक होता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, और दूसरा होता है बॉइलिंग, बॉइलिंग, जिसे हम लोग कहते हैं क्वथन। अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए आमतौर पे बॉइलिंग यानी कि क्वथन किसी निश्चित तापमान पे होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है। जैसे अगर आपने फर्श पर पानी गिरा दिया तो कुछ देर बाद वो वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा यानी इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप गैस के बर्नर पर रख करके पानी को गर्म कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे। ठीक है, यानी निश्चित टेम्परेचर पे होता है बॉइलिंग, और किसी भी टेम्परेचर पे हमेशा होते रहता है तो उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी कि इवेपोरेशन। ठीक, तो अभी हम लोग मेन स्टेट्स पढ़ रहे हैं, तो मेल्टिंग, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। अब अगर वापस आए तो हम कह सकते हैं कि जब गैस से वापस कोई चीज द्रव में कन्वर्ट होती है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हिंदी में कह सकते हैं संघनन। और द्रव से ठोस में कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रीजिंग यानी कि जमना, जमनांक यानी हीमन। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग चार और एक कह सकते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस, और एक होता है सब्लिमेशन का प्रोसेस। तो कुल मिला के चार प्रोसेसेस हैं। मेन मेल्टिंग, जिसे हम कह सकते हैं गलन, दूसरा हो गया बॉइलिंग, जिसे हम कह सकते हैं क्वथन, तीसरा हो गया कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जिसे हम कहते हैं संघनन, और चौथा हो गया फ्रीजिंग, जिसे हम कहते हैं हिमन या जमन, जमना।
ठीक है ना, या हिमीकरण, हिमकरण, कुछ भी कर सकते हैं, मेन ह्यूमन वर्ड ध्यान रखिए, हिम वर्ड याद रखिए, आइस से रिलेटेड होता है। एक हो गया इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। एक आप लोग जानते हैं शुरू से पूछा जाता है कि अगर कोई छोटी चीज, कोई ठोस अवस्था में रखी हुई वस्तु डायरेक्ट भाप में कन्वर्ट हो जाए, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, हिंदी में हम कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब आते हैं वन बाय वन इन सभी प्रोसेसेस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग का, तो ध्यान रखिएगा मेल्टिंग क्या है, किसी भी वस्तु का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है मेल्टिंग। जैसे बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना, आपकी आइसक्रीम का पिघल जाना क्या कहलाता है, मेल्टिंग, पिघलना, ठीक है। तो कोई भी वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलती है, यानी सॉलिड स्टेट से किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उसे कहते हैं क्या, मेल्टिंग, ठीक। मेल्टिंग जिस टेम्परेचर पे होता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग जिस टेम्परेचर पे होता है उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, हिंदी में कहेंगे गलनांक। तो वह तापमान जिस पर किसी वस्तु का ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था में नियत ताप पर परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की स्पेशल विशेषता यह है, विशेष बात यह है कि यह वायुमंडलीय दाब पर ही होता है, यानी सामान्य दाब पर, यानी वायुमंडलीय दाब पर जिस टेम्परेचर पे कोई चीज नियत ताप रहते हुए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उस मेल्टिंग एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा है आपका बॉइलिंग, इस दोनों को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा फिर समझेंगे, लेकिन अभी के लिए मेन डेफिनेशंस लिख लेते हैं। दूसरा हो गया देखिए बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब क्या हो गया, लिक्विड स्टेट से किसमें कन्वर्ट होना, गैस में, तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट जिस टेम्परेचर पर होता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, इसे कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। आप अगर आपको परिभाषित करना हो कि बॉइलिंग क्या है तो लिखेंगे कैसे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट द कंडीशन व्हेन the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure is called as boiling point and is called as boiling, यानी कि जब वाष्प दाब की वैल्यू, वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस समय द्रव का गैस में परिवर्तन होने की घटना क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। और जिस निश्चित तापमान पर यह होता है, अर्थात वेपर प्रेशर कन्वर्ट हो, इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, तापमान को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंडेंसेशन, संघनन। तो आप कह सकते हैं कि जो संघनन का प्रोसेस है वह गैस का कन्वर्जन, रिवर्स प्रोसेस, यानी कि क्वथन का उल्टा प्रोसेस क्या है, संघनन, यानी संघनन में गैस स्टेट कन्वर्ट होगी किसमें, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, वो भी सेम टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी हर प्रोसेस पर होता है, हर कह सकते हैं कि हर टेम्परेचर पर होता है, पर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो तब हम उसे कह सकते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट पर, अदरवाइज नॉर्मली भी संघनन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। तो आप कह सकते हैं लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन, यानी द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, और कहाँ, एट मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक पर ये कन्वर्जन क्या कहलाता है, फ्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब हो गया कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होना है, गैस में। लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है। विशेष बात क्या है, एट एनी टेम्परेचर, उसे क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन। इसके लिए वो कंडीशन नहीं है कि वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ऐसा कोई शर्त नहीं होता। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर का होता है, शुद्ध कपूर का होता है ऊर्ध्वपातन। जैसे कोई चीज अगर सॉलिड स्टेट में है, आप उसे हीट करेंगे तो आमतौर पे सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती हैं, जैसे कि कपूर, एक होता नौसादर, ठीक है। कारगोली देखा होगा आप लोगों ने, सफेद सफेद होता है जो कपड़े वगैरह को खराब कीड़ा लगने से बचाते हैं, कारगोली। ये सब एग्जाम्पल है किसके, ऊर्ध्वपातन के। उसका ऊर्ध्वपातन होता है, यानी सॉलिड स्टेट से सीधे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसियस स्टेट में, ठीक है। ये भी किसी टेम्परेचर पर हो सकता है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपका बेसिकली 4 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। 4 में मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन, और बॉइलिंग का बॉइलिंग का रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन, और मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस है फ्रीजिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जब कभी भी स्टेट चेंज होता है, यानी कि अवस्था परिवर्तन होता है, तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने छोटे क्लासेस में अक्सर यानी कि 9, 6, 7, 8 में एक क्वेश्चन देखा होगा कि क्या कारण है कि भाप से जलने पर हमें ज्यादा खतरनाक फील होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर से जलने पे। तो आइए उस क्वेश्चन का टेक्निकल आंसर ढूंढते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ आपके नोट्स के पर्सपेक्टिव से मैंने बनाया हुआ है कि जो आपको नोट्स में काम आ जाएगा। हो गया, ठीक है। अब आते हैं 1 बाय 1 इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। तो सॉलिड क्या होता है, ठोस की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और उसका आकृति यानी कि शेप दोनों निश्चित हो, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है, ठीक। लिक्विड क्या होता है, वह अवस्था जिसमें किसी वस्तु का आयतन तो निश्चित हो, यानी वॉल्यूम तो निश्चित हो, लेकिन उसका शेप निश्चित ना हो, क्या कहलाता है, लिक्विड कहलाता है। और गैस में जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है, ना तो शेप निश्चित होता है, या जिस बर्तन में रखे जाएंगे उन्हीं का आकार ले लेंगे। ठोस, द्रव और गैस में मेन अंतर जो है वो है अणुओं के बीच की दूरी और उनके बीच लगने वाला अंतर आणविक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मोर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द पार्टिकल कैन बी कंसीडर्ड एज सॉलिड्स, यानी हायर इन सॉलिड्स। इन सॉलिड्स क्या स्पेशल चीजें हैं, solids are those substances which have definite volume and definite shape, definite volume and definite shape. Those substances that have definite volume and definite shape are called as solids. अब solid है तो important point क्या है, higher intermolecular force होता है। क्या होता है, हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। दैट मीन्स दे आर हैविंग लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी अंतर आणविक बल अधिक होते हैं, जिससे ये कण एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ज्यादा कांटेक्ट में होते हैं, इसीलिए तो इनका शेप चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके बीच की दूरी यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लो, बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी अंतर आणविक दूरी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये सॉलिड की बेसिक डेफिनेशन है। कोई भी चीज सॉलिड तभी कहलाएगी जब उसका वॉल्यूम और उसका शेप दोनों क्या हो, निश्चित हो, इसीलिए वो क्या है, सॉलिड है। सॉलिड की स्पेशल चीज है
कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की जो जगह होती है, दूरी होती है, वो क्या होती है, कम होती है। दूसरी जो अवस्था है, यानी जो दूसरा आपका वो है स्टेट है, उसे हम कह सकते हैं लिक्विड, जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कुछ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ये मॉलिक्यूल इतने दूर होते हैं कि एक दूसरे के साथ आपस में एक दूसरे के रिलेटिवली कुछ क्या कर सकें, मोशन कर सकें, पर इतने भी फ्री नहीं होते कि वो पूरे एटम को छोड़ के, पूरे सिस्टम को छोड़ के क्या हो, निकल जाए। इसीलिए लिक्विड्स में, यानी कि ठोस द्रव में, लिक्विड्स के पास वॉल्यूम डेफिनिट होता है। तो दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप आर कॉल्ड लिक्विड्स। ठीक, अब अगर लिक्विड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, यहां हाई था, यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या था, हाई था। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉडरेट होगा, यानी कि इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, मॉडरेट है। आप कह सकते हैं द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर लेस देन द सॉलिड्स बट ग्रेटर देन द गैसेस, तो इसलिए मॉडरेट वर्ड डाल दिए। और इसी तरीके से मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग भी होती है। इंटरमॉलिक्यूलर क्या स्पेस भी होता है, वो भी क्या होगा, मॉडरेट होगा। ठीक है, बात समझ में आई। निश्चित आयतन होगा परंतु अनिश्चित आकृति होगी। यह जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन का शेप ले लेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि पानी को गिलास में रखें तो पानी गिलास के आकार का हो जाता है, थाली में रखें थाली के आकार का हो जाता है, बाल्टी में रखें बाल्टी के आकार का हो जाता है, मग में रखें तो मग के आकार का हो जाता है। ये इस तरीके से चलता है। फिर लास्ट है गैस। गैसेस की स्पेशल चीज क्या है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है, यानी पर्टिकुलर वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स की दूरी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। और जब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो इनका वॉल्यूम डेफिनेट है, ना तो इनका शेप ही डेफिनेट है। सो इनडेफिनिट वॉल्यूम और इनडेफिनिट शेप, यानी कि वॉल्यूम भी, आयतन भी अनिश्चित है और आकृति भी अनिश्चित है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन केस समझ लिए आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या होगी, हाई होगी। लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डिस्टेंस, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या स्पेस। क्लियर है, तो ये मेन अंतर है। अब ये क्यों किए हैं, ये तो आप 6 क्लास से 7 क्लास से जानना है, तो ध्यान रखना है। कैसे, देखिए, अगर हम लोग बात करें मेल्टिंग का, ठीक, तो जब हम मान लिए कि आपने क्या लिया, कोई सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज किसी टेम्परेचर पे ली, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग कम होगा, फोर्स आपस में ज्यादा होगा। आप इसे हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे दो मॉलिक्यूल हैं, ऐसे ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, किसी की एनर्जी बढ़ेगी तो वो वाइब्रेट करेगा। जब वो वाइब्रेट करेगा तो आपस में एक दूसरे से थोड़ा बहुत क्या होंगे, दूर वाइब्रेट होंगे, दूर जाएंगे। और जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो धीरे 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 उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक पड़ता जाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग क्या होगी, बढ़ेगी। एक टाइम आएगा, पर्टिकुलर टाइम आएगा, जब मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि दे कैन ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। तब उस टाइम पर मॉलिक्यूल क्या होगा, सॉलिड के स्ट्रक्चर से निकल के फ्री होके
क्या बन जाएगा, लिक्विड के स्टेट में आ जाएगा। यानी कि ये हमारे लिए जरूरी था कन्वर्ट समझने के लिए, बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आइए स्टार्ट करते हैं स्टेट चेंज। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी प्रॉपर्टी है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, मॉडरेट होती है, डेंसिटी वेरी लो होता है, और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं आप। अब हम लोग आते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग, यानी कि आप कह सकते हैं गलन। तो वह प्रक्रिया, वह प्रक्रम या वह प्रोसेस जिसमें कोई भी वस्तु सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, क्या कहलाता है, मेल्टिंग प्रोसेस कहलाता है, गलन कहलाता है। मेल्टिंग एक निश्चित ताप पर होगा, और जिस निश्चित ताप पर होता है उसे कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। पर क्या मेल्टिंग पॉइंट तुरंत आ जाता है? जैसे आप मान लीजिए आपने लोहे का टुकड़ा लिया, आप लोहे के टुकड़े को हीट करिए, तो क्या वो तुरंत गल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। अब अगर नहीं गल रहा है तो क्या वो मेल्टिंग पॉइंट पर कभी नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। कैसे? आपने लोहे का टुकड़ा लिया, उसको हीट करना स्टार्ट किया, जब आप हीट करेंगे तो धीरे 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 उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम लोग के पास हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और उस हीट के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू स्मॉल m C डेल्टा T, जहाँ m मास ऑफ द बॉडी सब्सटेंस, स्मॉल c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और डेल्टा T टेम्परेचर चेंज होता है। तो हीट करते 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 जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो वीक होते जाएंगे धीरे धीरे, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल के बीच का वाइब्रेशन बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करेंगे। तो होता क्या है कि जब हम हीट अप करते हैं, तो मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलेगा, तो मान लीजिए आइस का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने आइस लिया -10 डिग्री सेल्सियस पर, इसे हीट किया। क्या किया? हीटिंग किया। जब आप इसे हीट करेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज होते होते पहले टेम्परेचर चेंज होगा, और उस टेम्परेचर पे पहुंचेगा जिस टेम्परेचर पे आइस कन्वर्ट होता हो, किसमें? अपने लिक्विड स्टेट में, यानी कि सॉलिड से कन्वर्ज होता हो किसमें? लिक्विड स्टेट में। तो आइस का लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन का टेम्परेचर क्या कहलाएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस -10 से बढ़ते बढ़ते उसका टेम्परेचर कितना आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। पर अभी भी आइस क्या है? आइस ही है। तो इस स्टेट में भी, इस समय भी उसके पास स्टेट कौन सा है? सॉलिड है। और अगर कोई पूछे कि -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने में कितना अमाउंट ऑफ हीट लगा है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल c ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। ठीक। स्मॉल c ऑफ आइस का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, यानी बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्लियर हो गया ये बात? जैसे जैसे आप आइस को हीट करेंगे पहले वो टेम्परेचर बढ़ा के कहाँ पहुंचेगा? 0 पे। अब टेम्परेचर पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब है कि अभी तक आपने जो एनर्जी दी है वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाने में काम आया, यानी मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को बढ़ाने में काम आया। अब मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि वो इतना एनर्जेटिक हो चुका है कि अब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल के लिए मान लिए कि आपको किसी को अपने उसके दोस्त के खिलाफ भड़काना है, दोस्त के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, यानी उनके बीच आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है। कैसे करेंगे? तो पहले हम उसको समझाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और कुछ अच्छा चीज देंगे उसको, गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं।
आपको उसके दोस्त के खिलाफ भड़काने के लिए आपको उसके बारे में खराब खराब बातें बतानी पड़ेंगी, इसकी बड़ाई करनी पड़ेगी, सो दैट कि इसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़े और उसके खिलाफ बढ़े। अब एक टाइम आएगा जब वो तैयार है दोस्त से बगावत करने के लिए, दुश्मनी करने के लिए। इस कंडीशन में आपको एक फाइनल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो दोस्ती तोड़े, तो उसके लिए कराना पड़ेगा झगड़ा। ठीक है, वो जो झगड़ा करा रहे हैं उस ड्यूरेशन में एनर्जी बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी फ्रेंड सर्किल को खत्म करने में एनर्जी लग रही है। तो सिमिलरली होगा क्या, मॉलिक्यूल्स के पास, दो मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में खूब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों को टेम्परेचर देके इनको वाइब्रेट करना स्टार्ट किए। जब वाइब्रेट करना स्टार्ट किए तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे से वाइब्रेशन भी बढ़ेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी कि अब वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, जो वाटर के केस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी वो सॉलिड स्टेट जो सॉलिड था वो सॉलिड में पहुंचा, लेकिन अब कहां पहुंच गया, एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया है तो क्या होगा, जो एनर्जी आप देंगे, ध्यान से समझिएगा, अब जो आप हीट देंगे वो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को कन्वर्ट करेगा उसके अगले स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में, जो कि है वाटर का। और अगर कोई और चीज होती तो आप हम कह सकते थे कि वो उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। और अभी भी टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि पूरे ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब इस प्रोसेस में जो हीट लगी है, अभी भी हीट करना ही पड़ेगा, हीटिंग करना ही पड़ेगा। तो जो आप हीटिंग कर रहे हैं वो हीट गई कहाँ, टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, तो हीट गई कहाँ, वो हीट जो वहां पे गई उसको कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ये जो हीट गई वो कहाँ गई, लेटेंट हीट में। ठीक, और लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट जो है वो एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स के बीच उनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने में खर्च होता है। तो अब इस समय जो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल m इंटू एल, वेयर एल इज द लेटेंट हीट। और क्योंकि ये मेल्टिंग का है, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कह सकते हैं, यानी कि वो जो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग या फ्यूजन भी कह सकते हैं, इसको लिखते हैं एल एफ। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, एल एफ। Q इक्वल टू हो गया एल एफ, Q इक्वल टू मास इंटू एल एफ, जहां एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, या लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि अच्छा बताइए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। ठीक, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, एलएफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप कैसे डिफाइन करेंगे, यहां से कर सकते हैं, एलएफ इक्वल टू कैपिटल Q बाई M। अब देखिए, if M equals to 1 kg, if mass equals to 1 kg, then latent heat of fusion is equals to directly Q. So we can define the latent heat of any substance as the amount of heat required to convert its solid state into liquid state at its melting point is called as latent heat of fusion। उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का को उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से परिवर्तित करके द्रव अवस्था में कन्वर्ट करता हो, रूपांतरित करता नहीं, परिवर्तित करता हो, उसे क्या कहेंगे, उसकी विशिष्ट उसकी लेटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा
क्या कहेंगे, गुप्त उष्मा। यह गुप्त है, गुप्त इस सेंस में है कि जब तक ये प्रोसेस हो रहा होगा, आइस का कन्वर्जन हो रहा होगा लिक्विड में, तब तक के पूरे प्रोसेस के लिए हीट का जो आप प्रोसेस दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो फील नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं फील कर पाएंगे? क्योंकि जो हीट आप देंगे वो हीट टेम्परेचर चेंज में जाएगा नहीं, और जब तक टेम्परेचर चेंज में नहीं जाएगा आप हीट को फील नहीं करेंगे। क्योंकि टेम्परेचर को फील करने, टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो पता चलता है कि हीट होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। और गुप्त उष्मा कहाँ खर्च होती है? गुप्त उष्मा खर्च होती है मॉलिक्यूल्स के बीच के अंतर आणविक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। क्लियर हो गया? तो Q का फॉर्मूला हो गया M×LF। बात समझ में आई? अब वाटर पहुंच गया कहाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद आपने और हीट किया, हीट करते गए करते गए करते गए, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ते 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 कहाँ पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तब वाटर कन्वर्ट होगा वेपर स्टेट में, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वथन यानी कि बॉइलिंग कहते हैं। तब इसके बाद हम लोग समझेंगे बॉइलिंग। एक बार अगर रिवीजन कर दें तो कैसे कर सकते हैं? Melting is the process of conversion of solid state into liquid state at a particular temperature at atmospheric pressure is called as melting, and the temperature at which this process takes place is called as melting point. During the melting point, during the melting process, the heat supplied is utilized to convert. The heat supplied is utilized to overcome the intermolecular forces between the solids, and therefore during the phase change of melting, during the melting process the temperature remains constant। तो ध्यान क्या रखना है कि मेल्टिंग के समय टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग, ड्यूरिंग मेल्टिंग। ध्यान से देखिए, पहले टेम्परेचर चेंज हुआ है तो ये मेल्टिंग नहीं है, मेल्टिंग का प्रोसेस यहाँ है। आइस से वाटर में कन्वर्जन क्या है, मेल्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये प्रोसेस है मेल्टिंग का। और मेल्टिंग के प्रोसेस में जो हीट देंगे उस हीट का फॉर्मूला होगा Q=M×LF, जहाँ LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रोसेस पर। अब ध्यान रखिएगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा रिवर्स प्रोसेस में, यानी कि फ्रीजिंग में भी, बस आप ठंडा करेंगे, इधर आप हीट कर रहे हो, उधर आप कूल करेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं बॉइलिंग, जिसे क्वथन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग, जिसे हम क्वथन के नाम से भी जानते हैं, वाष्पीकरण कह सकते हैं हम, है ना। वह तापमान या वह प्रोसेस जिसमें कोई चीज द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रही है, जबकि उसका वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर, मतलब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। और जिस तापमान पर यह प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं क्वथनांक, ठीक। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपने किसी बर्तन में क्या लिया, लिक्विड लिया, कोई भी लिक्विड लिया, हम लोग वाटर ले सकते हैं क्योंकि अभी पीछे आइस से कन्वर्ट किए ना, वाटर ले लिए, वाटर को हीट दिए फ्लेम के थ्रू, किसी भी चीज से हीट दिए। जब हीट दिए तो क्या होगा, सबसे पहले हीट नीचे पड़ा, हीट नीचे मिला तो नीचे का मॉलिक्यूल घूम के कहाँ चला जाएगा, नीचे के मॉलिक्यूल्स को, जब सबसे पहले हीट मिलेगा तो नीचे के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे ऊपर, और जब वो ऊपर चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हल्के हो जाएंगे, टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो हल्के हो जाएंगे, हल्के होंगे तो ऊपर जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तो उनकी जगह ये ठंडे मॉलिक्यूल्स कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे।
इस तरीके से एक पूरा फ्लो बन जाएगा। अब जब तक ये मॉलिक्यूल नीचे आ रहा तब तक ये बर्तन और गर्म हो गया, यानी उसका टेम्परेचर और बढ़ गया है। तो इस मॉलिक्यूल को जब वो यहाँ पहुंचेगा तो ज्यादा हीट मिलेगी, इसलिए ये फिर से वापस जाएगा और इस तरीके से एक फ्लो तैयार हो जाता है विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अब इस विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो फ्लो तैयार हो रहा है, इस ड्यूरेशन में टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि वो बाकी मॉलिक्यूल से अपना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक डाउन कर गया, तो वो पहुंच जाएगा ऊपर, यानी बाहर निकल गया। ये बन गया आतंकवादी। ठीक, आतंकवादी किस सेंस में कि बाकी मॉलिक्यूल से उसकी बॉन्डिंग खत्म हो गई, उसके पास इतनी एनर्जी हो गई, बारूद बारूद हो गया कि वो अपनी सोसाइटी छोड़ के कहाँ चला गया, हायर में, अलग स्टेट में, IAS ज्वाइन कर ले। अब इस स्टेट पर पहुंच गया वो, ध्यान से समझिएगा। फिर बाकी मॉलिक्यूल्स को भी हीट लगातार मिल ही रही है, भड़क रहे हैं, भड़काया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, तो वो हायर टेम्परेचर में पहुंचेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है कि कोई और मॉलिक्यूल पहुंच जाए। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जमा हो जाएंगे। जब आप पानी गर्म करते हैं तो हमें ये फील होता है, हाथ रखने पे हीट फील होती है। हीट इसीलिए फील हो रही है क्योंकि नीचे से मॉलिक्यूल हीट रिसीव करके हाथ में आके लगते हैं यहाँ ऐसे रखने पे। ये मॉलिक्यूल्स के पास कुछ वेट है, अपना वेट है, तो वो एरिया फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। वो एक फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो उनका प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला पॉइंट जो हो गया वो हो गया वेपर प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द molecules above the free surface of the liquid is called as vapor pressure। ठीक है, जो फ्री सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स है उनके द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अब शुरू में मॉलिक्यूल्स की संख्या यहाँ कम होती है, जब यहाँ कम होती है तो ये प्रोसेस तेजी से चलता है और उसके जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते हैं। एक टाइम आएगा जब वाष्प दाब सफिशिएंट हो जाएगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगी। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पर जो भी टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हो गया आपके लिए मेल्टिंग पॉइंट, जिसे हम कह सकते हैं क्वथनांक। वह टेम्परेचर जितने टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तो जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तब प्रोसेस कौन सा स्टार्ट हुआ, बॉइलिंग। तब प्रोसेस कौन सा स्टार्ट हुआ, बॉइलिंग। तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, सॉरी बॉइलिंग प्रोसेस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्वथन। अब ध्यान रखिए, अगर हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं तो वाटर के केस में, प्योर वाटर के केस में ये टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर यानी लिक्विड यानी वाटर कन्वर्ट हो रहा है किस स्टेट में, वेपर के स्टेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के स्टेट में। तो वाटर का कन्वर्जन इनटू वेपर स्टेट या लिक्विड का कन्वर्जन इनटू गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। और इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, सॉरी मेल्टिंग लिखा हुआ, सॉरी गलती से लिख दिया, मेल्टिंग की जगह क्या लिखेंगे, बॉइलिंग। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called as boiling point।
और बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर जब तक बॉइलिंग पॉइंट रहेगा आप हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड से गैस में, और कूल कर रहे होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर ही वेपर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड स्टेट में, यानी सॉरी लिक्विड स्टेट में। ये क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आई। इस टाइम पर भी तो आप अगर हीट करेंगे तो वाटर से वेपर, और अगर कूल कर रहे होंगे तो वेपर से वाटर, ठीक है ना। इस टाइम जो आप हीट देंगे उस हीट के लिए फॉर्मूला mc डेल्टा टी तो नहीं हो सकता क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, तब हमारा फॉर्मूला होगा m इंटू एल वी। तो हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला हो गया Q इक्वल्स टू m इंटू एल वी, जहां एल वी को क्या कहते हैं, एल वी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्वथन की गुप्त उष्मा, क्या कहेंगे, क्वथन या वाष्पन की गुप्त उष्मा, क्वथन या वाष्पन की गुप्त उष्मा। The temperature at the amount of heat required to convert 1 kg of any substance from liquid state to gaseous state is called as latent heat of vaporization of that substance। किसी भी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके द्रव अवस्था से गैसियस अवस्था में, गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहते हैं क्वथन की या वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब देखिए, जब तक ये प्रोसेस होगा तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जब तक ये प्रोसेस होगा तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर जब चेंज नहीं हो रहा है और हीट दे रहे हैं तो हीट गया कहाँ, टेम्परेचर डज नॉट चेंज। तो यह जो टेम्परेचर, ये जो हीट है वो हीट ही कहलाती है लेटेंट हीट, और ये हीट यूज होती है किस चीज में, टू ओवरकम द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, सो दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड सो दैट कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक डाउन करके लिक्विड स्टेट से फ्री होके कहाँ पहुंच जाए, गैसियस स्टेज में पहुंच जाए। क्लियर है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब ध्यान रखिए, अगर हीटिंग हो रहा होगा तो लिक्विड से कन्वर्ट होंगे वेपर में, अगर कूलिंग हो रहा होगा तो लिक्विड वेपर से कन्वर्ट होंगे लिक्विड में। क्लियर है ये बात, समझ में आई। इसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है। इवेपोरेशन की जो रेट है वो उसके एरिया पे डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है। एरिया बढ़ जाने से इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन के रेट ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर कम है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे। तो अगर आपको लिखना है इवेपोरेशन, इन सब इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इन चीजों के फॉर्मूले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग IIL के नाम से है, वो मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो ध्यान रखिए, लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन, यानी लिक्विड का कन्वर्जन किसमें, गैस में, वो भी कहाँ, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ध्यान रखिएगा, वो है रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन किन किन कारकों पर, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो 3-4 फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, फ्री सरफेस एरिया।
अगर एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है लिक्विड का, तो ऑब्वियसली बात है इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग कपड़ा झटकार के मतलब फैला के बढ़िया से तब फैलाते हैं धूप में, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट इवेपोरेशन के द्वारा अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा इवेपोरेट हो। जब कहीं कहीं पे फर्श पे पानी गिर जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, फैला देते हैं, पोछा लगा देते हैं, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और सारा का सारा जल्दी से इवेपोरेट हो जाए। ये चीज हमारे लिए कहीं कहीं नुकसानदायक है। जैसे राजस्थान में या रेगिस्तान में अगर मान ली हमने कुआं खोदा, तो कुआं खोदने पे एरिया अगर ज्यादा होगा तो जल्दी वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इसलिए वहां कुएं ऐसे खोदे जाते हैं, कुछ इस तरीके के। इसका ऊपरी हिस्सा पतला और निचला हिस्सा क्या होता है, चौड़ा होता है, ताकि डायरेक्ट सनलाइट कम सरफेस पर ही पड़े, जिससे इवेपोरेशन का रेट क्या हो, कम हो। इसको बोलते हैं कुई। हिंदी की किताबों में हम लोगों के था कुई, कुआं नहीं, कुई। ठीक है, चलिए देखिए। तो पहला तो सरफेस एरिया, दूसरा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हिंदी में कह सकते हैं आप आर्द्रता। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं, अगर एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा वाष्प के रूप में ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। यही कारण है कि बरसात में और ठंडियों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ह्यूमिडिटी की मात्रा क्या है, ज्यादा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तीसरा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर आपका टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है कंटामिनेशन पर। अगर मान लीजिए कि आपके वाटर के सरफेस पे ऊपर पे डस्ट है, तो डस्ट होने की वजह से एक्चुअल फ्री सरफेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डस्ट ऊपर रहेगा। उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कंटामिनेशन यानी कि प्रदूषण पर, प्रदूषक पर। ठीक है, प्रदूषकों की अगर मात्रा ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं पेपर में, नीट वगैरह के एग्जाम में। हो गया डन। अब हम लोग आते हैं बेसिकली पूरे कैलकुलेशन ऑफ हीट पर। हीट कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं ड्यूरिंग द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन स्टेट चेंज एज वेल एज हीटिंग, जिसको हम कह सकते हैं हीटिंग कर्व। तो अगला है हमारा हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व, ठीक है, हीटिंग कर्व। तो देखिए हीटिंग कर्व बेसिकली हमारा एक टेम्परेचर और कह सकते हैं कि टाइम के बीच का एक ग्राफ है। किसके किसके बीच का, टाइम के और हीट टेम्परेचर के बीच का क्या है, ग्राफ है। टाइम के और टेम्परेचर के बीच का क्या है, ग्राफ है। शुरू में जब टाइम स्टार्ट हुआ, जब टेम्परेचर बहुत लो है, यानी मान के चलिए 0 के आसपास, 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 के आसपास, तब कोई भी चीज जनरली किस स्टेट में रहेगी, सॉलिड स्टेट में रहेगी, क्योंकि हर चीज लिक्विफाइड हो जाती है और उसके बाद फिर सॉरी इवन गैसेस भी लो टेम्परेचर पे लिक्विफाइड हो जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाइड। तो हम मान के चलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सॉरी 0 केल्विन टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको गैप लेके शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, हीट टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे हम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, लगातार हीट देते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेट से हीटिंग करते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, और टेम्परेचर बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जब कोई चीज कहां पहुंच जाएगी, अपने
मेल्टिंग पॉइंट पर। जैसे ही कोई चीज मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचती है, अब उसका टेम्परेचर चेंज होना क्या होगा, रुक जाएगा। तो अब वो चीज क्या करेगी, स्टेट चेंज करेगी, और स्टेट चेंज जब तक होगा तब तक टेम्परेचर विल नॉट चेंज, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फिर जब स्टेट चेंज हो गया, सारा का सारा वो मटेरियल सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो अगेन जब हीट आप देते जा रहे हैं तो क्या होगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ते 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 उस टेम्परेचर पे पहुंचेगा जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगेन जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जब पूरी बॉडी, पूरा मटेरियल बॉयल हो जाएगा, यानी पूरा मटेरियल खत्म हो जाएगा, लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, तब फिर उस गैस का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसे हम सुपर हीटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो हीटिंग कर्व कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, जिसमें ये आपका सॉलिड रीजन है, ये आपका लिक्विड वाला पार्ट है यहां से यहां तक, और ये आपका गैसियस पार्ट है। ये पार्ट देखिए सॉलिड टू लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है, और ये पार्ट पे लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अब हर पार्ट में हीट इन्वॉल्व है। फर्स्ट पार्ट में मान लीजिए अमाउंट ऑफ हीट लगा Q1, इस प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट लगा Q2, इस प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट लगा Q3, यहाँ Q4 और यहाँ Q5। Then what will be the values of Q1, Q2, Q3, Q4, Q5? ठीक, इसके लिए हम टेम्परेचर मान लेते हैं। तो ये टेम्परेचर मान लेते हैं कि किसी भी टेम्परेचर से स्टार्ट हुए, तो फॉर्मूला कैसे चलेगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले Q1 टेम्परेचर चेंज का प्रोसेस है, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल m c डेल्टा T, और ये सॉलिड स्टेट का है, इसलिए उसी चीज के सॉलिड स्टेट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता यूज होगी, और डेल्टा टी है वह टेम्परेचर का डिफरेंस जहां से लेकर के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। क्लियर हो गया। आफ्टर दैट मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए तो सॉलिड से कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में, उस समय हीट का फॉर्मूला होगा Q2 = m × LF, जहां m मास है और LF अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू सॉलिड टू लिक्विड, यानी LF है गलन की विशिष्ट, गलन की गुप्त ऊष्मा। फिर देखिए जब पूरा मटेरियल मेल्ट हो गया तो हीट चेंज हुआ, हीट टेम्परेचर देंगे तो सॉरी हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, उसका अमाउंट ऑफ हीट हो गया Q3, दैट इज इक्वल टू m c। अब ये लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड का फॉर्मूला लगेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगेन मेल्टिंग पॉइंट के बाद कहाँ पहुंच गए, यहाँ बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गए, बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड से कन्वर्जन हो रहा है किसमें, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन नहीं होता है, सॉरी स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इस पॉइंट पे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q4 के लिए स्मॉल m × LV, जिसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, m × LV, और उसके बाद हायर टेम्परेचर पे चले गए बॉइलिंग के बाद, तो Q5 का फॉर्मूला हो जाएगा फिर स्मॉल m स्मॉल c और डेल्टा T, जो अब क्या हो जाएगा गैस का। तो कुल मिला के इतना हीट इन्वॉल्व हो सकता है किसी भी चीज को उसके सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट के किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ले जाने में, टोटल अमाउंट ऑफ हीट। पर आमतौर पे आपको इनमें से कोई 2-3 का ही कैलकुलेशन जनरली करना होगा। क्लियर है, एक बार ये पूरा देख लीजिए, कम समझ लीजिए, इसका न्यूमेरिकल करते हैं अब इसके बाद। पर इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और एक चीज और पढ़ेंगे उसे कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो इतना पहले कवर कर लिए। हो गया बेटा, हो गया सबका स्क्रीनशॉट। अब देखिए एक टॉपिक होता है कभी कभी यूज हो जाएगा आपके लिए,
वो है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी मटेरियल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। वाटर इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट अक्सर केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, वाटर इक्विवेलेंट, जिसे हम जल तुल्यांक कह सकते हैं। अब देखिए कोई भी चीज है, कुछ भी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हम कह सकते हैं 2 किलो लोहा है, 2 किलो का कोई लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। 2 kg का कोई लोहे का टुकड़ा है, सपोज करिए आयरन है, मास कितना है m, ठीक। m kg के टुकड़े का टेम्परेचर हमको चेंज करना है बाई डेल्टा T, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा कुछ, मान लीजिए C, तो हमको कितना हीट लगेगा, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, सिंपल सी बात है। कितना हीट लगा Fe का, स्मॉल m C डेल्टा T, क्लियर हो गया। कितना हीट लगा Q। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए इसका टेम्परेचर चेंज हुआ था T1 से कहां तक, T2 तक, इसका मतलब m kg आयरन के इस टुकड़े के लिए टेम्परेचर को T1 से चेंज करके T2 ले जाने में कुल वह हीट हुआ Q, एंड दैट Q इज गिवन बाई m स्मॉल c ऑफ आयरन एंड डेल्टा T, क्लियर हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए मान लीजिए हमने ले लिया वाटर, जिसका टेम्परेचर हमें चेंज करना है T1 से कहां तक, T2 तक, T1 से कहां तक, T2 तक। तो अगेन हमारा चेंज इन टेम्परेचर हुआ डेल्टा T, जिसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की इसकी, ठीक। इतना ही हीट दिए उसको भी, इतना ही हीट दिए उसको भी, तो Q इक्वल टू हो गया मास ऑफ वाटर m डैश, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर CW, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। तो वो जो m डैश है, m डैश कैन बी रिटन एज Q डिवाइडेड बाई स्मॉल c ऑफ W इंटू डेल्टा T। ये जो m डैश है क्या बता रहा है, m डैश बता रहा है वाटर का वह अमाउंट जिसका टेम्परेचर T1 से T2 ले जाने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट कितना है, Q है। वह अमाउंट जिसका टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 ले जाने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट वही है जो m kg सब्सटेंस के m kg के इस आयरन के टुकड़े का टेम्परेचर T1 से T2 ले जाने में लगा था। यानी किसी भी पदार्थ का जल तुल्यांक वह द्रव्यमान है, जल का वह द्रव्यमान है जिसका तापमान एक निश्चित वैल्यू से एक निश्चित मान से दूसरे मान तक परिवर्तित करने के लिए उतनी ही उष्मा लगेगी जितनी उष्मा उस वस्तु का तापमान परिवर्तित करने के लिए भी लगती। यानी मान लीजिए कहें मार्कर है, मार्कर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ले जाने के लिए 2 जूल खर्च हो रहा है, तो जल के कितने अमाउंट का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ले जाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 2 जूल खर्च होगा, वही अमाउंट ऑफ वाटर क्या कहलाएगा, जल तुल्यांक यानी कि वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट किसी भी चीज का जल की वह मात्रा होती है जितने मात्रा से हम जल का टेम्परेचर चेंज करने के लिए, जितनी मात्रा का तापमान परिवर्तित करने के लिए उतने ही उष्मा की आवश्यकता होती है जितने उष्मा की जरूरत हमको पड़ती है उस पर्टिकुलर चीज के तापमान को चेंज करने के लिए। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि इस लोहे के टुकड़े का जल तुल्यांक है m डैश, ऐसा इसलिए क्योंकि इस लोहे के टुकड़े का टेम्परेचर चेंज करने के लिए कहां से कहां तक सेम टेम्परेचर रेंज में जितना हीट लगा है उतना ही हीट हम m डैश के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग एक लास्ट टॉपिक समझने जिससे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री।
कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आज की क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन कई सारे चीजें आपके इसमें कवर हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, सिद्धांत कुछ नहीं कह रहा। मान लीजिए कि आपने एक गर्म पानी, अक्सर ठंडी में नहाने के लिए लोग गर्म पानी ठंडे पानी को मिक्स करते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक बाल्टी पानी लिया ठंडा और एक बाल्टी पानी लिया गर्म, उनको मिक्स कर दिया। तो मान लीजिए ठंडे पानी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, गर्म पानी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, मिक्स कर दिए। हो सकता है कि दोनों मिलके 20-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आ जाए, ऐसा ही होता है। तो हुआ क्या है, एक्चुअली ठंडे पानी ने हीट को रिसीव किया है और गर्म पानी ने हीट को लॉस किया है। जितना हीट गर्म पानी ने लॉस किया होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट ठंडे पानी ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, कि जो कहता है कि अगर दो या दो से अधिक चीजें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो एक वस्तु द्वारा लॉस की गई उष्मा यानी कि ह्रास की गई उष्मा बराबर होती है दूसरे वस्तु द्वारा प्राप्त की गई उष्मा के। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि हीट गेन्ड बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द अदर बॉडी। एक वस्तु द्वारा उष्मा लब्धि, एक वस्तु द्वारा जितनी उष्मा क्या हुई है, लब्धि हुई है, यानी प्राप्ति हुई है, उतना ही उष्मा किसी वस्तु द्वारा क्या किया गया होगा, ह्रास किया गया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उष्मा अपने आप से तो बनी नहीं है, एक वस्तु ने उष्मा लॉस किया है, दूसरे वस्तु ने उष्मा गेन किया है। ठीक, अब किसी भी वस्तु को द्वारा लॉस की गई उष्मा और किसी भी वस्तु के द्वारा गेन की गई उष्मा का यूटिलाइजेशन करने के लिए या पता करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं कैलोरीमीटर। तो हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमीटर के बारे में। आज की क्लास में जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल जेई 2015 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 bodies of same material and masses m, m and 3m are at different temperatures 40 degrees Celsius, 50 degrees Celsius and 60 degrees Celsius respectively. If the bodies are brought in contact, the final temperature will be 45 degrees Celsius, 54 degrees Celsius, 52 और 48 डिग्री सेल्सियस। 3 बॉडीज हैं जिनका टेम्परेचर मटेरियल सेम है। सेम मटेरियल का क्या मतलब है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा, उनके मास अलग अलग हैं। मास अलग अलग है तो अमाउंट ऑफ हीट रिस्टोर्ड या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज देयर टेम्परेचर विल बी डिफरेंट। अब कह रहा है कि उनका कॉमन फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर 3 चीजें आपस में बहुत देर तक ऐसे कांटेक्ट में रखेंगे तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, कुछ देर बाद कॉमन हो जाएगा। जैसे एक चीज है और एक चीज मान लिया मेरा उंगली, तो कुछ देर बाद क्या होगा, तीनों का टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एक का टेम्परेचर 40 से चेंज होके T तक पहुंचा, एक का 50 से, एक का 60 से। सिंपल सी बात है, कोई हीट रिसीव किया होगा, कोई हीट गेन किया होगा। क्लियर है, तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर हो गया T। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, T। तो वो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है कि कुछ चीजें हीट लॉस करेंगी, कुछ चीजें हीट गेन करेंगी। क्लियर है, अब हमें नहीं पता कि कौन लॉस करेगा कौन गेन। तो एक बात क्लियर है कि ये तीनों आपस में ऐसे हैं कि ये वाला तो पक्का है गेन करेगा, ये वाला पक्का है कि लॉस करेगा, इसका कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर है, पर
इसको सॉल्व कैसे करें? तो ऑब्वियस सी बात है, अमाउंट ऑफ हीट चेंज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है एम सी डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज में हीट का फॉर्मूला क्या है? एम सी डेल्टा टी। तो मान लीजिए कि पहले ने कुछ हीट लॉस किया या गेन किया, दूसरे ने कुछ हीट लॉस किया या गेन किया, तीसरे ने कुछ हीट लॉस या गेन किया, तो तीनों का सम मिला के ओवरऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि हीट लॉस्ट प्लस हीट गेन्ड का सम कितना आएगा? 0। तो सिंपल सी बात है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मिला के क्या हो गया? 0। ठीक, पहले ने टेम्परेचर गेन किया, ऑब्वियस सी बात है m, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c, और टेम्परेचर 40 से T, यानी फाइनल टेम्परेचर हो गया T माइनस 40, प्लस दूसरे ने भी गेन किया m स्मॉल c, मान लेते हैं वो भी गेन किया T माइनस 50, और हम मान लेते हैं कि तीसरे ने भी क्या किया है? गेन किया है, तो हो जाएगा T माइनस 60, और ओवरऑल सम क्या हो गया? 0। पर इसका मास कितना है? 3m। ठीक, अब इसको सॉल्व करके देखिए, m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? T माइनस 40 प्लस T माइनस 50 प्लस 3T माइनस 180 बराबर 0। T 3T कितना हुआ? 5T माइनस 40 माइनस 50 कितना हुआ? माइनस 90, माइनस 90 और 18 तो हो गया माइनस 270 इक्वल टू 0। तो 5T इक्वल टू 270, तो 2 इक्वल टू 270 बाई 5, 5 जा 25 कैरी 2, और 5 4 जा 20, तो हो गया 54 डिग्री सेल्सियस। आंसर आया 54 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं पता था कि किसने गेन किया किसने, तो सबको मान लिया कि सबने गेन किया। अब अगर सभी ने गेन किया है तो ऑब्वियस सी बात है सबका ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि नेट तो ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। इक्वेट कर दिए, काम खत्म। हो गया। अब देखिए अगली क्लास जो हमारी होगी वो इस पर इस चीज से रिलेटेड होगी कि इसके और न्यूमेरिकल्स हम कैसे कर सकते हैं, और बाकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, उनको क्या कह सकते हैं, अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होंगे, इन सबसे रिलेटेड होगी। और कुछ हम लोग मेंस और नीट के क्वेश्चंस करेंगे इन टॉपिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो अगली क्लास आपकी जल्दी ही होगी। थैंक यू।